नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल खंडेलवाल स्वागत करता हूं आप सभी का एएसपी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करने वाले हैं बहुगुणिता यानी कि पॉलीप्लोइडी के बेस के ऊपर हम जो फ्रूट्स हैं उनका क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग लगाएंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द पॉलीप्लोइडी। क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पॉलीप्लोइडी, बेस्ड ऑन based on polyploidy, based on polyploidy। ठीक है, पॉलीप्लोइडी के बेस पे हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन। और थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, इसको आप ठीक करेंगे। पॉलीप्लोइडी, ठीक है। पॉलीप्लोइडी के बेस पे हम क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। देखो, पॉलीप्लोइडी के बेस पे फ्रूट्स को मेजरली हम दो भागों के अंदर, टू पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे। फर्स्ट वन इज ऑटो पॉलीप्लोइड एंड सेकंड वन इज एलो पॉलीप्लोइड। ठीक है, तो फर्स्ट कौन सा होगा? ऑटो पॉलीप्लोइड, ऑटो पॉलीप्लोइड। अब देखो, यहां पर सिर्फ अपन को एग्जांपल बात करनी है कि इनमें से कौन सा एग्जांपल किस में आएगा। अब ये जो ऑटो पॉलीप्लोइड्स है ना, ये भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे ऑटो ट्राइप्लोइड, ऑटो टेट्राप्लोइड, ऑटो हेक्साप्लोइड और ऑटो ऑक्टाप्लोइड। ठीक है, और इनके सिर्फ अपन को एग्जांपल याद रखने हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑटो ट्राइप्लोइड की। ऑटो ट्रिप्लोइड, ऑटो ट्रिप्लोइड। देखो, जब भी जीनोम इस प्रकार से आए, यानी कि एक ही जीनोम बार बार रिपीट हो रहा है, और वो जीनोम अगर 3 बार आ रहा है, तो अपन उसको क्या बोलेंगे? ऑटो ट्रिप्लोइड। क्या बोलेंगे भाई? ऑटो ट्रिप्लोइड बोलेंगे। थोड़ा सा ये बोर्ड हैंग हो चुका है, ठीक है। हाँ, तो 1 सेकंड का वेट करेंगे, उसके बाद वापस अपन लिखेंगे इसको। देखिए, हाँ, तो इस प्रकार से जब जीनोम बार बार आ रहे हैं तो अपन उसको ऑटो ट्रिपलेट बोलेंगे। और इनके एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं, बाकी चीजें आपसे नहीं पूछी जाएगी, आपको सिर्फ एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। और देखो, ऑटो ट्रिपलेट का बेस्ट जो एग्जाम्पल है वो है बनाना। भाई कौन सा है? बनाना है। और दूसरा साहब एप्पल। दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है? एप्पल। तो एप्पल और बनाना आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। किसके एग्जाम्पल है? ऑटो ट्रिप्लोइड के। किसके हैं? ऑटो ट्रिप्लोइड। मैंने आपको क्या बताया? ट्रिप्लोइड का मतलब जब जीनोम बार बार रिपीट हो रहा है। कितनी बार रिपीट हो गया? 3 बार रिपीट हो गया। सेम जीनोम हो रहा है तो ऑटो ट्रिप्लोइड हमने बोल दिया है। अगर मान लो ये सेम नहीं होता, अलग अलग होते, ए होता, ए के बाद में बी होता, तो वहां पर अपन उसको एलो ट्रिप्लोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलो ट्रिप्लोइड। लेकिन यहाँ पर सेम जीनोम बार बार आ रहा है तो ऑटो ट्रिप्लोइड। एग्जाम्पल की मैं आपकी बात करी तो जो बनाना है एंड अपन बात करें तो एप्पल, दोनों इसी के एग्जाम्पल हो जाएंगे। सेकंड अपन बात करते हैं, देखो, ऑटो टेट्राप्लोइड। ऑटो टेट्राप्लोइड, ऑटो टेट्राप्लोइड। अब देखो, टेट्राप्लोइड आ गया। टेट्रा का मीनिंग क्या होता है? 4। केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, टेट्रा मीनिंग 4 होता है। ठीक है, तो यहां पर जो जीनोम होगा वो बार बार, जो जीनोम की पुनरावृत्ति होगी वो कितने बार होगा भाई? 4 बार। जब जीनोम बार बार आ रहा है तो आप उसको क्या बोलेंगे? ऑटो टेट्राप्लोइड। और ऑटो टेट्राप्लोइड का देखो, सबसे बेस्ट एग्जांपल की मैं बात करूं तो जो बेर होता है ना, बेर, बेर की एक वैरायटी है उमरान, वो ऑटो टेट्राप्लोइड वैरायटी है। कैसी है? ऑटो टेट्राप्लोइड है। बाकी और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे कि आंवला है, बेल है, जैक फ्रूट है, लीची है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहां पर आंवला एग्जांपल, आंवला, बेल, लीची। देखो, लीची भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो याद रखना है लीची। इसके अलावा जैक फ्रूट, जिसे अपन कटहल कहते हैं। और जैक फ्रूट के अलावा एक और अच्छा एग्जाम्पल है इसका, फालसा। कौन सा है? फालसा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल आपको याद रखना है वो कौन सा याद रखना है भाई? उमरान वैरायटी, उमरान वैरायटी ऑफ बेर, उमरान वैरायटी ऑफ बेर। बेर की जो उमरान किस्म है प्यारे दोस्तों, वो भी इसी ऑटो टेट्राप्लोइड का एग्जाम्पल है। इस वैरायटी को आपको बहुत अच्छे से लर्न रखना है, क्योंकि एग्जाम में काफी बार पूछी गई है और आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं ज्यादा है। तो दो हमने बात कर ली, ऑटो ट्राइप्लोइड की और ऑटो टेट्राप्लोइड। अब देखो, अपन बात करेंगे ऑटो हेक्साप्लोइड के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? थर्ड जो होगा वो कौन सा होगा भाई? ऑटो हेक्साप्लोइड, ऑटो हेक्साप्लोइड, ऑटो हेक्साप्लोइड।
अब देखो ऑटो हेक्साप्लोइड के अंदर जो बेस्ट एग्जांपल है वो है कीवी। एग्जांपल कौन सा है बेस्ट? कीवी। अब देखो हेक्साप्लोइड है तो यहाँ पर 6 बार होगा। कितनी बार होगा भाई? 6 बार पुनरावृत्ति होगी। इस प्रकार से एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स आ जाएंगे वो एग्जाम्पल आपको याद रखना है कीवी। कौन सा याद रखना है भाई? कीवी जो है वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। देखो यहाँ से आपसे सिर्फ एग्जाम्पल ही पूछे जाएंगे, आपसे नहीं पूछेगा कि कितनी बार जीनोम आ रहा है, किस प्रकार का जीनोम आएगा, तो सिर्फ एग्जाम्पल की ही बात करते हैं। अब देखो अपन बात करेंगे ऑटो ऑक्टाप्लॉइड की। किसकी बात करेंगे? ऑटो ऑक्टाप्लॉइड। अब आपको ऑटो ऑक्टाप्लॉइड का एग्जाम्पल याद रखना है। तो देखो दो वैरायटी है, एक है गोला और एक है अपने इलायची। दो वैरायटी है बेर की, वो इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। तो एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं यहाँ पर, एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो गए भाई? गोला एंड इलायची, एंड इलायची वैरायटी ऑफ बेर, वैरायटी ऑफ बेर। बेर की जो किस्में हैं कौन कौन सी बताई मैंने? गोला और इलायची। वो तो है ऑटो ऑक्टाप्लॉइड, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा जाए उमरान कैसी वैरायटी, तो उमरान है ऑटो टेट्राप्लॉइड। कैसी है? ऑटो टेट्राप्लॉइड है। चलो अब ये पहला जो क्लासिफिकेशन है यानी कि ऑटो पॉलीप्लॉइड वो होता है कंप्लीट। अब हम बात करने वाले हैं सेकंड के बारे में। और सेकंड कौन सा था भाई? सेकंड था एलोप्लो, एलो पॉलीप्लॉइड। कौन सा था? एलो पॉलीप्लॉइड। तो एलो पॉलीप्लॉइड के बारे में बात करेंगे और इसके भी अलग अलग कुछ टाइप्स होंगे, उनको देखेंगे। देखो एलो पॉलीप्लॉइड में सबसे पहला हम पढ़ने वाले हैं एलो टेट्राप्लॉइड। कौन सा पढ़ेंगे? एलो टेट्राप्लॉइड। अब देखो एलो टेट्राप्लॉइड इसी प्रकार से आएगा। इसके आपको एग्जांपल्स में देखो सबसे बेस्ट याद रखना है मैंगो। क्या याद रखना है? मैंगो। मैंगो आपसे पूछा जाए तो मैंगो में किस प्रकार की प्लोइडी पाई जाएगी, तो एलो टेट्राप्लॉइड पाई जाएगी। और इस एलो टेट्राप्लॉइडी को ही हम एम्फीप्लॉइडी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ही हम एम्फीप्लॉइडी भी हम इसी को बोलते हैं। तो ध्यान रखना मैंगो इज एलो टेट्राप्लॉइड और एम्फीप्लॉइड, दोनों आपको याद रखना, ठीक है। चलिए अब देखो सेकंड हम बात करेंगे एलो हेक्साप्लॉइड, एलो हेक्साप्लॉइड। एलो हेक्साप्लॉइड की मैं बात करूं तो यूरोपियन पाम। क्या सा आ जाएगा भाई? यूरोपियन, यूरोपियन पाम। यूरोपियन पाम जो है वो एग्जाम्पल है किसका? एलो हेक्साप्लॉइड का। और लास्ट अपन बात करने वाले हैं ओलो एक्टाप्लॉइड के बारे में। एलो ऑक्टाप्लॉइड के बारे में हम बात करेंगे। तो देखो एलो ऑक्टाप्लॉइड के अंदर मैंगो का आपने एक रूट स्टॉक पढ़ा होगा, वेलाई कोलम्बन, ठीक है। तो जो वेलाई कोलम्बन है वो इसका एग्जाम्पल है। साथ ही स्ट्रॉबेरी भी कैसी है? ऑटो एलो ऑक्टाप्लॉइड है। तो इसमें एग्जाम्पल एक तो स्ट्रॉबेरी हो जाएगा। कौन सा आ जाएगा भाई? स्ट्रॉबेरी। और एक आपको इसका एग्जाम्पल याद रखना है, कौन सा? वेलाई कोलम्बन, वेलाई कोलम्बन, ठीक है। ये भी आप लोगों को एग्जाम्पल याद रखने हैं। तो दो ये वेलाई कोलम्बन क्या है तो आप याद रखना, ये है रूट स्टॉक, रूट स्टॉक है। और कौन सी क्रॉप का है? तो रूट स्टॉक ऑफ मैंगो, मैंगो का रूट स्टॉक है। मैंगो तो नॉर्मली क्या है? मैंगो तो है एलो टेट्राप्लॉइड या एम्फीप्लॉइड। जबकि आपसे पूछा जाए कि वेलाई कोलम्बन क्या है, तो वेलाई कोलम्बन किस प्रकार की प्लॉइडी है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि एलो ऑक्टाप्लॉइडी पाई जाएगी। कौन सी पाई जाएगी? एलो ऑक्टाप्लॉइडी, ठीक है। चलिए अब देखो हम एक बेसिक सा टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं और यहाँ से मेजरली एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टॉपिक का नाम है मेजर पिगमेंट्स प्रेजेंट इन फ्रूट क्रॉप। यानी फ्रूट क्रॉप्स के अंदर कौन कौन से पिगमेंट्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से इसके अंदर इतने सुंदर सुंदर कलर होते हैं, तो उनके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। तो हेडिंग आप लोग लगा लो, मेजर पिगमेंट्स, मेजर पिगमेंट्स, पिगमेंट्स present in fruit crops, फ्रूट्स, ठीक है। यानी फ्रूट्स के अंदर कौन कौन से मेजर पिगमेंट्स पाए जाते। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे कि फ्रूट के अंदर जो पिगमेंट पाए जा रहे हैं वो कौन कौन सा कलर
वहां पर उत्पन्न करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे कलर का। सेकेंड हम बात करेंगे कि वो कौन सा पिगमेंट है, और लास्ट में हम एग्जांपल्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक टेबल ड्रॉ करनी है और पेज को आपको अलग अलग 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है, इस तरीके से जैसे मैंने किया है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों को भी पेज को 3 भागों में 3 पार्ट्स के अंदर क्या करना है भाई, डिवाइड करना है, जिस प्रकार से मैंने सामने किया है। एक साइड तो आपको क्या लिखना है भाई, एक साइड तो आप लोगों को लिखना है कलर। एक साइड में तो आप क्या लिखोगे भाई, फ्रूट के अंदर कौन सा कलर आ रहा है, कलर। सेकंड वाले में आप लिखो कि वो कलर क्यों आ रहा है, ऐसा कौन सा पिगमेंट पाया जा रहा है जिसकी वजह से वो कलर उपस्थित हो रहा है। और तीसरा आपको फ्रूट का नाम, या फिर आप कह सकते हो कि एग्जाम्पल, क्या बोल सकते हो, एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से फ्रूट है जो इसके अंदर ये आएगा। अब देखो वन बाय वन हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो ऑरेंज कलर है, कौन सा कलर भाई, ऑरेंज। ये ऑरेंज कलर जो है वो किस पिगमेंट की वजह से आता है, तो ध्यान रखना दोस्तों, जो बीटा कैरोटीन होता है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, बीटा कैरोटीन जो है इस पिगमेंट की वजह से, कौन से पिगमेंट की वजह से, बीटा कैरोटीन पिगमेंट की वजह से जो फ्रूट्स होते हैं उनका जो कलर है वो ऑरेंज होता है। तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि जितने भी फ्रूट ऑरेंज होते हैं उनके अंदर कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, तो बीटा कैरोटीन। अब ऑरेंज कलर, हल्का हल्का येलो ऑरेंज कलर किस किस का होता है, तो देखो मैंगो, मैंगो कंप्लीटली कभी भी पीला नहीं होता, वो ऑरेंज और येलो टाइप का होता है क्योंकि उसके अंदर बीटा कैरोटीन पाई जाती है। और जो पाइनएप्पल है, वो पाइनएप्पल भी इसी वजह से येलो ऑरेंज होता है क्योंकि उसके अंदर क्या पाया जा रहा है, बीटा कैरोटीन पाया जा रहा है। सेकंड अपन बात करें रेड कलर, बहुत कॉमन कलर है रेड, और रेड के साथ ही हम बात करने वाले हैं जो पर्पल कलर होता है ना, पर्पल। रेड और पर्पल कलर किस पिगमेंट की वजह से होते हैं, तो ध्यान रखना एंथोसाइनिन, बहुत इंपॉर्टेंट पिगमेंट है। और हमारे जो मेजर फ्रूट ट्रीज हैं, जैसे अपन बात करें तो पोमोग्रेनेट हो गया, अगर हम टोमेटो की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो इनके अंदर जो कलर पाया जाता है, ग्रेप्स भी आते हैं पर्पल कलर के, ठीक है। साथ ही अपन बात करें जामुन हो गई पर्पल कलर की, इसके अलावा अपन बात करें तो और जो सब्जियां हैं तो वो पर्पल कलर की क्यों होती है, और फ्रूट्स वो जो रेड होते हैं वो रेड क्यों होते हैं, क्योंकि उनके अंदर एंथोसाइनिन पाया जाता है, उसी की वजह से वो रेड होते हैं। तो एग्जाम्पल याद रखना, ऐसे फ्रूट जिनके अंदर एंथोसाइनिन पाया जाता है वो है पोमोग्रेनेट यानी अनार, और अनार को क्या कहते हैं, फ्रूट ऑफ लव बोलते हैं। इसके अलावा जामुन, जामुन जो है, ठीक है, ब्लैकबेरी। इसके अलावा आप लोग याद रख सकते हो, देखो ग्रेप्स जो होते हैं ना, बैंगनी कलर के भी ग्रेप्स आते हैं, ठीक है। तो वो जो बैंगनी कलर वाले या पर्पल कलर वाले जो ग्रेप्स होते हैं उनके अंदर पर्पल कलर क्यों पाया गया, क्योंकि उनके अंदर एक पिगमेंट है और उस पिगमेंट का नाम है एंथोसाइनिन। ये जो एंथोसाइनिन पिगमेंट है ये फ्रूट्स के अंदर रेड और पर्पल कलर के लिए जिम्मेदार होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। अब देखो हम बात करते हैं थर्ड नंबर पर येलो कलर, किसकी बात करें, येलो। देखो येलो कलर का कंसेप्ट थोड़ा सा आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, दो अलग अलग तरीके से येलो कलर याद करने। एक तो येलो कलर पाया जाता है पपीता में, पपाया, पपाया जो है पपीता जिसे अपन बोलते हैं अपने घरेलू यूज में, तो जो पपाया है उसका येलो कलर तो होता है कैरिका जेंथिन पिगमेंट की वजह से। कौन सा बताया मैंने, कैरिका जेंथिन। जबकि आपसे पूछा जाए कि जो गुआवा है वो गुआवा येलो क्यों होता है, तो गुआवा होता है जेंथोफिल की वजह से। किसकी वजह से होता है, जेंथोफिल। तो दोनों अलग अलग याद रखना है। येलो कलर में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैरिका जेंथिन, कैरिका जेंथिन। तो ये जो कैरिका जेंथिन है मेरे दोस्तों, इसकी वजह से जो पपाया है वो पपाया के अंदर जो कलर होता है वो कौन सा होता है मेरे दोस्तों, वो कलर होता है येलो। कौन सा होगा, येलो, याद रहेगा ये। चलिए अब हम बात करते हैं, देखो रेड कलर में हमने एक तो एंथोसाइनिन पढ़ लिया, चलो पहले एक बार अपने एक साथ येलो येलो ही लिख लेते हैं। तो येलो कलर एक जगह और मिल रहा है, और वो हमें जो मिल रहा है वो किसकी वजह से मिल रहा है, जेंथोफिल की वजह से, जेंथोफिल की वजह से, ठीक है, फिल, ठीक है। और ये जो जेंथोफिल है ये मेजरली अपन बात करें तो किसमें पाया जा रहा है, गुआवा के अंदर पाया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही दोस्तों जो रेड कलर है वो एंथोसाइनिन की वजह से तो होता ही है,
लेकिन एंथोसायनिन की वजह से सिर्फ पोमोग्रेनेट के अंदर रेड होता है। लेकिन कुछ ऐसे फ्रूट भी है जैसे पपाया और गुआवा, वो भी रेड होते हैं। अब आप बोलोगे सर गुआवा भी रेड होता है? हाँ, बहुत सारी वेराइटीज आती है गुआवा की जो रेड कलर की होती है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि रेड कलर एक एक और पिगमेंट है लाइकोपीन। कौन सा पिगमेंट है? लाइकोपीन। तो लाइकोपीन की वजह से भी होता है। तो एक तो रेड कलर होता है इसमें, किसमें? पपाया में। किसमें होता है? पपाया, पपाया। और दूसरा आपको याद रखना है गुआवा। कौन सा याद रखना है? गुआवा। और जो टोमेटो होते हैं ना, टमाटर, टमाटर के अंदर भी जो रेड कलर पाया जाता है ना, वो भी किसकी वजह से होता है? लाइकोपिन की वजह से। आई होप ये आपको अच्छे से याद रहेंगे। और एक साथ इसलिए मैं लिखवा रहा हूं इन चीजों को ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, कंफ्यूजन खत्म हो जाए। कभी भी बच्चों को ये चीजें है ना एक साथ नहीं मिल पाती है, नहीं मिल पाती। जब मैंगो पढ़ाएंगे तो फिर वहां पे लिखवा देंगे कि बीटा कैरोटीन की वजह से वहां पर जो रंग है वो हल्का सा येलो और हल्का सा ऑरेंज है। फिर जब आपको जामुन पढ़ाई जाएगी तो तब आपको एंथोसायनिन लिखवा देंगे। फिर आपको वो जो चीजें तब बाद में अपन एक साथ उनको पढ़ेंगे तो वो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। और अगर एक साथ सारी चीज मिल जाती तो कंफ्यूजन खत्म, यही कंफ्यूजन खत्म कि यार ये जो लाल है ना, लाल तो है लेकिन ये वाला जो लाल है ना अनार वाला, ये तो एंथोसायनिन की वजह से, और ये जो पपीता वाला लाल है यानी कि रेड है वो लाइकोपिन। ये जो कंफ्यूजन है यही खत्म करना है। क्लियर है? चलो अब देखो और आगे बात करते हैं। इसी प्रकार से टेबल को फॉर्मेट रखना है। थोड़े से 2-4 फ्रूट और बचे हुए हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं। देखिए अपन नेक्स्ट बात करें तो जो फ्रूट्स है उनके अंदर ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है? जैसे जैसे कि जो अपना इमेच्योर स्टेज के अंदर जो गुआवा होता है या अनराइप स्टेज के अंदर जो गुआवा होता है वो ग्रीन कलर का पाया जाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या पाया जा रहा है भाई? क्लोरोफिल। क्या पाया जा रहा है? क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जा रहा है। इसकी वजह से वो जो गुआवा है वो कैसा है भाई? ग्रीन कलर का है। तो आपसे पूछा जाए कि गुआवा का ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है, तो किसकी वजह से होता है भाई? सामने लिखा हुआ है, आप सब बता सकते हैं कि सर ये स्पेशली होता है सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल की वजह से। चलिए, और जो लास्ट पॉइंट, शायद यहाँ 5 हो गए थे, अपन इसको 6 और 6वां पॉइंट लिखेंगे। और लास्ट पॉइंट आज का 7वां, 7वां पॉइंट अगर आपसे पूछे कि ऑरेंज येलो कलर, ऑरेंज येलो कलर जो पाया जा रहा है, और ये जो ऑरेंज येलो कलर पाया जा रहा है पपीता के अंदर पाया जाता है, ये किसकी वजह से पाया जा रहा है? ठीक है, तो ये पाया जाता है फ्लेविनोइड्स की वजह से। किसकी वजह से? फ्लेविनोइड्स के प्रेजेंस होने की वजह से जो पपाया है, और पपाया के साथ में एक और याद रखना, जो मैंड्रिन होती है जिसे अपन क्या बोलते हैं? संतरा बोलते हैं, इसके अंदर भी येलो ऑरेंज कलर पाया जाता है। ठीक है, हाँ आज ये बेसिक की अपनी शायद लास्ट क्लास होगी, इसके बाद में अपन कुछ ना कुछ टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलो अब एक छोटा सा पोर्शन और आता है, अल्टरनेट बियरिंग। आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, तो मैं बेसिक में इसको थोड़ा सा बता देता हूं। अल्टरनेट बियरिंग, सबसे पहली बात तो आती है कि अल्टरनेट बियरिंग क्या है, क्या होता है सर इंटरनेट बियरिंग? अल्टरनेट बियरिंग का मतलब होता है दोस्तों जब फ्रूटिंग एक साल छोड़कर एक साल होती है। एक साल फ्रूटिंग हो गई, अगली साल फ्रूटिंग नहीं होगी, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेट बियरिंग। क्लियर है? अल्टरनेट का मतलब भी क्या हो गया? छोड़ करके, यानी कि एक साल तो होती है फ्रूटिंग और अगली साल नहीं होगी। अब देखो जिस साल फ्रूटिंग होती है, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है, जिस साल फ्रूटिंग होगी उस साल को हम बोलेंगे ऑन ईयर। क्या बोलेंगे? ऑन ईयर। ऑन ईयर क्या है? ऑन ईयर क्या होता है? जिस साल फ्रूटिंग होती है, जो फ्रूटिंग वाला जो ईयर होता है, ठीक है, क्या बोला मैंने? जो फ्रूटिंग वाला जो ईयर होगा उस फ्रूटिंग वाले ईयर को आप बोलोगे ऑन ईयर। क्या बोलोगे? ऑन ईयर। यानी फ्रूटिंग हो रही है उस साल को तो आप क्या कहोगे साहब? ऑन ईयर बोलोगे। और जिस साल मान लो फ्रूटिंग नहीं हो रही है उस साल को आप क्या बोलोगे? ऑफ ईयर। मैंने आपको बताया कि बहुत सारे फ्रूट ट्रीज ऐसे होंगे जिनके अंदर जो फ्रूटिंग होगी वो एक साल तो होगी और एक साल नहीं होगी। तो जिस साल फ्रूटिंग होगी उसको तो ऑन ईयर, और जिस साल फ्रूटिंग नहीं होगी, फ्रूटिंग नॉट अकर, जिस साल फ्रूटिंग नहीं होगी उस साल को हम क्या कहेंगे भाई?
ऑफ ईयर कहेंगे, क्या कहेंगे, ऑफ ईयर। क्या ये चीज क्लियर हुई? पहली चीज मैंने आपको बताई कि अल्टरनेट बियरिंग का मीनिंग क्या होता है कि एक साल फ्रूटिंग होती है, 1 ईयर फ्रूटिंग होगी, नेक्स्ट ईयर फ्रूटिंग नहीं होगी, कंडीशन अल्टरनेट बियरिंग कहलाएगी। एग्जांपल्स मैं आपको बता दूंगा अभी, लेकिन जिस साल फ्रूटिंग होती है उसको ऑन ईयर कहेंगे, जिस साल फ्रूटिंग नहीं होगी इसे ऑफ ईयर कहेंगे। एग्जांपल्स की मैं बात करूं तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है मैंगो। मैंगो इज अ बेस्ट एग्जाम्पल। मैंगो के अलावा आप एप्पल भी याद रख सकते हैं और डेट पाम भी याद रख सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो कौन सा पूछा जाता है भाई? डेट पाम में भी होती है ना? तो ये ध्यान रखना, डेट पाम हो गया, मैंगो हो गया, और कौन सा फ्रूट ट्री हो गया भाई? एप्पल। इसमें सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाएगा मैंगो। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, विच अमोंग द फॉलोइंग is an example of alternate bearing fruit। आपका सिंपल सा जो आंसर होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि सर मैंगो, एप्पल और डेट पाम। इनमें से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो कौन सा है साहब? मैंगो। चलो, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, मैंने आपको बता दिया है। चलिए अब हम बात करेंगे कि पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है। आप सबने नाम सुना होगा पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी, एम्ब्रियोनी, पॉली एम्ब्रियोनी का मीनिंग क्या होता है ये आप सबने सुना होगा। देखो पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब क्या है? डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो। एक से ज्यादा जब एम्ब्रियो बनते हैं उस कंडीशन को आप क्या कहते हैं? पॉली एम्ब्रियोनी। आपसे ये नहीं पूछेगा कि डेफिनेशन क्या है, नहीं। हॉर्टिकल्चर में तो ये नहीं पूछेगा, हाँ ब्रीडिंग में पूछे अलग बात है, लेकिन यहां सिर्फ आपसे एग्जाम्पल पूछेगा। डेफिनेशन में आपसे वैसे मैंने आपको बताई दी है, डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो। जब एक से ज्यादा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, भ्रूण का डेवलपमेंट होता है, उसको आप बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी, और हिंदी में इसको बोला जाता है बहुभ्रूणता। अब ये देखिए पॉली एम्ब्रियोनी के एग्जाम्पल, तो देखो सिट्रस, मैंगो और जामुन। सबसे ज्यादा जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है सिट्रस। कौन सा एग्जाम्पल है सबसे बेस्ट? सिट्रस सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। सबसे ज्यादा जो पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है वो सिट्रस में पाई जाती है, इसके अलावा मैंगो, और मैंगो के अलावा जामुन। आप सबने अभी तक पढ़ा होगा कि मैंगो में पाई जाती है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, सबसे ज्यादा जो पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है, मैक्सिमम हाईएस्ट जो पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है वो हाईएस्ट पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाएगी सिट्रस के। क्लियर है ये? मैंगो और जामुन भी इसके एग्जाम्पल। अब मैंने आपको बताया अभी इसकी डेफिनेशन, डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो। डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो, वन एम्ब्रियो। एक से अधिक एम्ब्रियो का विकास होना ही क्या कहलाता है? डेवलपमेंट होना ही क्या कहलाता है? पॉली एम्ब्रियो। अब सबसे पहली चीज तो आती है कि जो पॉली एम्ब्रियोनी थी इसको डिस्कवर्ड किसने किया था? डिस्कवर्ड, यानी कि जो पॉली एम्ब्रियोनी है, इस पॉली एम्ब्रियोनी की जो खोज थी वो खोज किस साइंटिस्ट ने करी है, या डिस्कवरी जो है वो किस साइंटिस्ट ने करी है? तो आप सबको पता होना चाहिए 1979 के अंदर एक वैज्ञानिक थे लियोएन हुक। 1979 में, हाँ इसकी डेट एग्जैक्ट नहीं पता, हाँ लियोएन हुक ने सिट्रस ओरेंटिलम के अंदर इसकी खोज की थी। ठीक है, तो मैं आपको इसकी लिख देता हूं डिस्कवरी। तो डिस्कवरी हुई थी सिट्रस ओरेंटियम के अंदर, ओरेंटियम। ठीक है, डेट मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर इसकी कंफर्म करूंगा, क्योंकि डेट में थोड़ा सा कंफ्यूजन है मेरे को खुद को। और डिस्कवरी जो की थी वो किसने करी थी भाई? ल्यूएन हुक ने। ल्यूएन हुक, ल्यूएन हुक ने। आपसे पूछा जाए कि जो पॉली एम्ब्रियोनी टर्म थी वो टर्म किस साइंटिस्ट ने दी थी, तो ध्यान रखना एक साइंटिस्ट थे ब्रेव। क्या नाम है? ब्रेव। ब्रेव नामक साइंटिस्ट ने 1859 के, हाँ ये फिक्स है, 1859 के अंदर ये टर्म दी। और वो टर्म कौन सी थी भाई? वो टर्म थी कौन सी? अपने पॉली एम्ब्रियोनी। तो पॉली एम्ब्रियोनी टर्म इज गिवन बाय, आपसे पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि पॉली एम्ब्रियोनी जो टर्म है वो ब्रेव ने दी है। और पॉली एम्ब्रियोनी जो है डिस्कवर्ड, आपसे पूछा जाए तो पॉली एम्ब्रियोनी का जो डिस्कवरी थी
वो डिस्कवरी करी थी ल्यूवेनहुक ने, और कब करी थी, तो ये 17 के अंदर करी थी लगभग, लेकिन थोड़ा सा डेट में कंफ्यूजन है। हाँ 1719 में करी थी भाई, 1719 के आसपास इसकी डिस्कवरी हुई है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट देखो बेसिक आज अपन कंप्लीट करने वाले हैं, तो जितना भी जो भी काम की चीजें लग रही हैं कि हाँ ये आपको पता होना चाहिए बेसिक चीजें, वो अपन आज डिस्कस कर रहे हैं। तो हम आज बात करेंगे आईसीएमआर जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसके अकॉर्डिंग पर डे पर कैपिटा जो रिक्वायरमेंट होती है फूड की, उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो हेडिंग लगाओ, पर डे पर कैपिटा रिक्वायरमेंट और ब्रैकेट में लिखना अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर की फुल फॉर्म याद रखना, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग हम बात करने वाले हैं। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पर चीज बताऊं, तो यहाँ पर पहले तो आप लोगों को बनानी है एक टेबल। क्या बनानी है? एक टेबल बनानी है। और देखो यहाँ से सिंपल से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, और आप लोगों ने देखे भी होंगे इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन। कई बार एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि जो पर कैपिटा फ्रूट्स की रिक्वायरमेंट कितनी है, मिल्क की रिक्वायरमेंट कितनी है, तो आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे यहाँ पर, अलग अलग दो आप भागों के अंदर टेबल बना लीजिए और एक साइड लिख लीजिए पर डे रिक्वायरमेंट, और एक साइड लिख लीजिए प्रोडक्ट, यानी कि कौन सा प्रोडक्ट है और उसकी कितनी रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले अपन बात करें फ्रूट्स की, तो आपसे पूछा जाए कि आईसीएमआर के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति को, हेल्दी पीपल को कितने फ्रूट की आवश्यकता होती है। तो ध्यान रखना 120 ग्राम्स, कितने ग्राम? 120 ग्राम, 120 ग्राम पर डे पर कैपिटा अवेलेबल है, पर डे पर कैपिटा रिक्वायरमेंट होती है। इतना तो खाना ही चाहिए हेल्दी होने के लिए, यानी ह्यूमंस को हेल्दी रखने के लिए इतनी रिक्वायरमेंट तो चाहिए। 120 ग्राम, 120 ग्राम्स पर डे पर कैपिटा, यानी कि एक ह्यूमन को, एक व्यक्ति को पर डे 120 ग्राम फ्रूट खाने ही है। सेकंड अपन बात करें वेजिटेबल्स की, किसकी बात करें? वेजिटेबल। देखो वेजिटेबल्स के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बनते हैं। सबसे पहले तो डायरेक्ट आपसे पूछा है कितने ग्राम रिक्वायरमेंट है, तो आपको बतानी है 300 ग्राम। कितनी ग्राम बतानी है? 300 ग्राम। लेकिन ये जो वेजिटेबल्स हैं इनके अंदर भी आपको अलग अलग याद रखनी है। 300 ग्राम तो ऑल ओवर हो गई, लेकिन अगर आपसे सिर्फ पूछा जाए, सिर्फ क्या पूछा जाए कि ओनली आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को ही खाना है। क्या खाना है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल। आपसे पूछा जाए कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल का कितना यूज करना चाहिए पर डे में, तो ध्यान रखना 125 ग्राम, 125 ग्राम्स। ये इसका अलग से मैं डिवाइडेशन बता रहा हूं। आपसे पूछा जाए कि ऐसी जो वेजिटेबल जो रूट वाली होती है, रूट वाली जो वेजिटेबल होती है, या रूट वेजिटेबल की अपन बात कर ले, तो उनको कितना खाना चाहिए, तो ध्यान रखना प्यारे दोस्तों, लगभग 100 ग्राम जड़ वाली या रूट वाली जो वेजिटेबल्स है वो खानी चाहिए। और अदर जो वेजिटेबल्स है, कौन सी, जितनी भी अदर वेजिटेबल्स बच गई हैं, तो अदर वेजिटेबल्स को हमें खाना चाहिए 75 ग्राम। और जब आप इनको टोटल करोगे 75 और 125 कितने हो गए? 200 और 100 300, यानी कि 300 ग्राम हमें क्या खानी है? ओवरऑल सब्जियां खानी है, और इन सब्जियों का ये अलग से डिवाइडेशन भी है। नेक्स्ट देखो एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, मिल्क बहुत पूछता है कि मिल्क कितना पीना चाहिए। बाकी वो अलग बात है कि लड़कियां मिल्क नहीं पीती है, नहीं पीती ना। हाँ, चाय फूकती चाय सुबह सुबह है ना, एक कटोरी भर के चाय मिल जाए। मिल्क ध्यान रखना 280 ग्राम, 280 ग्राम्स, 280 ग्राम पर डे मिल्क की भी रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा देखो मैं यहीं पे आप लोगों को बता देता हूँ, इसी के अंदर आप कंटिन्यू लिख लेना। अगर आपसे पूछा जाए कि हमें प्रोटीन की कितनी रिक्वायरमेंट होती है,
किसकी? प्रोटीन। तो देखो प्रोटीन के अंदर ध्यान रखना ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लगभग 60 से 70 ग्राम, 60 टू 70 ग्राम्स ओनली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है पर डे। कितने ग्राम? 60 से 70 ग्राम। आपसे पूछा जाए पल्सेस, क्या पूछा जाए? पल्सेस की कितनी रिक्वायरमेंट होती है? तो पल्सेस में आपको याद रखना है कि लगभग आपको पल्सेस को यूज करना है 80 ग्राम्स। कितनी ग्राम्स? 80। आपसे पूछा जाए कि सीरियल्स की कितनी रिक्वायरमेंट होती है? सीरियल्स, तो ध्यान रखना सीरियल्स की आपको रिक्वायरमेंट होती है 475 ग्राम, 475 ग्राम आपको पर डे क्या खाने चाहिए? सीरियल्स खाने चाहिए। ऐसे विटामिन सी अगर आपसे पूछा जाए तो 60 से 70 मिलीग्राम, ध्यान से सुनो, ग्राम में नहीं है, अब किस में बात कर रहे हैं? मिलीग्राम। तो 60 से 70 मिलीग्राम हमें विटामिन सी का भी यूज करना चाहिए। शुगर कई बार पूछी जाती है, तो शुगर ध्यान रखना 40 ग्राम, शुगर 40 ग्राम अपन को यूज करनी चाहिए। 40 ग्राम्स आपको किसका यूज करना है? शुगर का भी यूज करना है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये कुछ चीजें थोड़ी सी ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब देखो बेसिक सा मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, और बेसिक सी चीजें बता रहा हूँ कि जो फ्रूट्स होते हैं और वेजिटेबल्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। आपसे जनरली क्वेश्चन कि फ्रूट्स हैं और वेजिटेबल्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है, तो आपको मैं हेडिंग भी लगवा देता हूँ, डिफरेंस बिटवीन फ्रूट एंड वेजिटेबल। आपसे कोई पूछ भी ले कि सर ये फ्रूट है और वेजिटेबल है, आप इसको कैसे डिफाइन करोगे, कैसे डिफरेंशिएट करोगे? तो डिफरेंस बिटवीन बिटवीन fruits and vegetables वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के बीच में क्या डिफरेंस है ये देखिए। देखिए सबसे पहले आपको वही छोटा सा काम करना है। काम ये है कि आपको एक बनानी है टेबल, और टेबल को आपको डिवाइड करना है 3 अलग अलग पार्ट्स में, और बिल्कुल ध्यान से इसको सुनना है। अगर आपने इसको ध्यान से समझा तो आई गारंटी कि आपको समझ में आएगा। समझा तो मैं आपको सब कुछ अच्छे से ही रहा हूं, बट ये वाला जो टॉपिक है ना, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, आपको मजा भी आने वाला है। ठीक है कि यार सब्जियों में और फलों में कैसे डिफरेंस कर सकता है आदमी? सोचो, आप सोचो एक बार, पढ़ते पढ़ते सोचो कि यार सब्जियों में फलों के अंदर, यानी फ्रूट्स के और वेजिटेबल्स के बीच में अगर आपसे कोई एकदम से पूछ लेता है कि आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो, बताओ फ्रूट्स और वेजिटेबल में क्या डिफरेंस है, तो क्या बताओगे? और स्पेशली आप हॉर्टिकल्चर पढ़ रहे हैं तो फिर क्या बताओगे? तो देखो सबसे पहले हम इनको डिफरेंट करने के लिए कुछ क्राइटेरिया रखेंगे। तो वो क्राइटेरिया को मैं आपको यहाँ पे देता हूँ कि क्या हम क्राइटेरिया रखने वाले हैं, क्या हम कैरेक्टरिस्टिक, क्या हम विशेषताएं रखने वाले हैं। तो क्राइटेरिया, डिफरेंट करने का क्राइटेरिया, ठीक है। यहाँ हम बात करेंगे सारी की सारी किसके बारे में? फ्रूट्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? फ्रूट्स। और यहाँ जो हम बात करने वाले हैं वो किसके बारे में बात करने वाले हैं भाई? वेजिटेबल्स के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? वेजिटेबल्स। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और क्राइटेरिया। सबसे पहला क्राइटेरिया आता है कि जो एडिबल पार्ट होता है, किसकी बात करूं मैं? एडिबल पार्ट। तो देखो फ्रूट्स जो होंगे उनका जो एडिबल पोर्शन होता है वो होता है मैच्योर ओवरी। क्या होता है? मैच्योर ओवरी। हमेशा हम फ्रूट का क्या खाते हैं? मैच्योर ओवरी खाते हैं। ठीक है, फ्रूट की डेफिनेशन भी क्या होती है? मैच्योर ओवरी। तो मैच्योर जो ओवरी होगी वो फ्रूट का क्या होता है? एडिबल पार्ट। लेकिन क्या वेजिटेबल का यही होता है? नहीं। वेजिटेबल में हम प्लांट का कोई भी पार्ट्स खा सकते हैं, जैसे लीफ भी खा सकते हैं, बहुत सारी लीफी वेजिटेबल आती है। जैसे हम रूट्स भी खा सकते हैं, बहुत सारी रूट वाली वेजिटेबल्स भी आती है। और भी हम जैसे स्टेम खा सकते हैं, स्टेम वाली वेजिटेबल्स भी है। ठीक है, आलू जो है पोटैटो, वो स्टेम का ही रूपांतरण है, स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है, तो स्टेम वाली वेजिटेबल भी हम खाते हैं। तो यहाँ हम कोई भी प्लांट का पार्ट खा सकते हैं। तो एनी पार्ट ऑफ प्लांट, यहां हम क्या कर सकते हैं भाई? एनी पार्ट ऑफ प्लांट, यानी प्लांट का कोई भी भाग, लाइक लीव्स रूट्स एंड स्टेम, कोई सा भी हम पार्ट्स खा सकते हैं। हो गया डिफरेंस? हुआ या नहीं हुआ? तुम तो सोच रहे थे कि डिफरेंस कैसे करेंगे, हमने किया। कैसे किया? एडिबल पार्ट के बेस पे।
सेकंड हम कर सकते हैं कि फ्रूट का नेचर कैसा है, फ्रूट का नेचर। अब आप बोलोगे नेचर क्या, एग्रेसिव या सॉफ्ट, वो वाला नेचर नहीं। नेचर मीनिंग क्या, वो एसिडिक है या हम बात करें वो एल्कलाइन नेचर की। तो देखो ज्यादातर जो फ्रूट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ फ्रूट वो कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, मोस्ट ऑफ फ्रूट। एक पपाया है, वो बिल्कुल उदासीन न्यूट्रल प्रकृति का होता है, न्यूट्रल नेचर का होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ जो फ्रूट्स होंगे वो एसिडिक नेचर के होंगे। एक्सेप्शन में आप पपाया याद रखना, ठीक है। दूसरा यहां आपसे पूछा जाए कि वेजिटेबल्स, तो वेजिटेबल होती है एल्कलाइन नेचर की, एल्कलाइन नेचर की। यहां पर भी एक्सेप्शन है एक, और वो एक्सेप्शन है टोमेटो। एक्सेप्शन कौन सा है, टोमेटो। टोमेटो एक ऐसी वेजिटेबल क्रॉप है जो एसिडिक होगी, बाकी सारे एल्कलाइन कंडीशन के होंगे। ये चीज ध्यान रखनी है। इधर पपाया याद रखना है, पपाया बिल्कुल उदासीन, यानी कि बिल्कुल भी उसके अंदर एसिड प्रेजेंट नहीं होगा, न्यूट्रल प्रकृति का, न्यूट्रल नेचर का होगा। इसके अलावा देखो हम बात करें मेन सोर्सेज क्या क्या होंगे, तो सोर्सेज के बेस पर भी हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। फ्रूट्स देखो ज्यादातर जो सोर्सेज होते हैं, फ्रूट जो सोर्स होंगे वो होते हैं विटामिन का। फ्रूट्स किसका सोर्स होते हैं भाई, विटामिन का सोर्स होंगे फ्रूट्स। और वेजिटेबल्स जो होंगी वो मिनरल्स का सोर्स होगी। किसका होगी भाई, मिनरल्स। तो ये भी आप क्लासिफिकेशन में बोल सकते हो कि सर जो वेजिटेबल है वो मेनली तो मिनरल्स का होती है, साथ में विटामिन पाए जाते हैं, वो अलग बात है, ठीक है, मिनरल्स। लेकिन जो फ्रूट्स हैं वो स्पेसिफिकली अपन बात करें तो फ्रूट्स विटामिन का सोर्स। आपसे पूछा जाए, देखो एक और क्लासिफाई कर सकते हो स्टेम के बेस पे, कि जितने भी फ्रूट ट्री हैं, मोस्ट ऑफ जितने भी फ्रूट ट्री है उनका जो स्टेम होगा वो वुडी नेचर का होगा। बिल्कुल काष्ठीय तना पाया जाएगा, वुडी टाइप का तना पाया जाएगा, यानी कि स्टेम बहुत ज्यादा परिपक्व, बहुत ज्यादा मोटा, बहुत ज्यादा टाइट होता है, वुडी नेचर का होता है, लकड़ी जैसा होता है। लेकिन यहां पर जो स्टेम होता है प्यारे दोस्तों, वो हर्बेसियस होता है, हर्बेसियस नेचर का होता है, यानी मृदुल शाकीय। और लास्ट एक और बता देता हूं मैं आपको, ये जो प्यारे दोस्तों जो फ्रूट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ फ्रूट्स क्या होंगे, अपन उसकी बात कर लेते हैं लाइफ साइकिल के बेस पे बात कर लेते हैं। तो मोस्ट ऑफ जो फ्रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पेरेनियल नेचर के, पेरेनियल, यानी कि उनकी लाइफ साइकिल बहुवर्षीय होती है, पेरेनियल होती है। लेकिन ज्यादातर जो वेजिटेबल्स होती हैं वो एनुअल होती है। कैसी होती है, एनुअल। ऐसा ही है, वेजिटेबल्स मोस्टली एनुअल होती है, एक साल में ग्रो भी हो जाती है, 3 महीने में खा भी लेते हैं भाई, खा लेते हैं ना। हाँ, तो वेजिटेबल्स ज्यादातर क्या होती है, एनुअल नेचर की होंगी। लेकिन जो फ्रूट्स हैं वो ज्यादातर पेरेनियल नेचर की। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए आगे हम बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स की, जैसे कि फ्लावर वर्ड डिफरेंशिएशन इन फ्रूट्स। तो हेडिंग लगाओ, फ्लावर बर्ड डिफरेंशिएशन, फ्लावर बर्ड डिफरेंशिएशन इन फ्रूट्स, यानी फ्रूट्स के अंदर फ्लावर बर्ड डिफरेंशिएशन जो होता है वो कब कब होता है, ये एग्जामिनर बहुत बार पूछता है। तो ध्यान रखना, हम 1 बाय 1 लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाए कि साहब जो मैंगो है, किसके अंदर, मैंगो के अंदर फ्लावर बर्ड डिफरेंशिएशन का टाइम, तो मैंगो के अंदर आपको थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से याद रखना। कैसे, तो मैंगो का जो फ्लावर बर्ड डिफरेंशिएशन होता है मेनली तो होता है अक्टूबर नवंबर में। कब होता है, अक्टूबर नवंबर, देखो अक्टूबर नवंबर। लेकिन आपको मैंगो की एक वैरायटी है दशहरी। कौन सी वैरायटी है, दशहरी। तो दशहरी के अंदर थोड़ा सा याद रखना है कि उसके अंदर मई जून में होता है एक बार तो, और एक बार सितंबर अक्टूबर। मैंगो में आपसे पूछा जाए कब होगा, तो अक्टूबर नवंबर में होगा। और मैंगो की वैरायटी है दशहरी, उस दशहरी वैरायटी के अंदर मई जून में भी होता है और सितंबर अक्टूबर में, याद रहेगा। चलो
अब सेकंड अपन बात करते हैं आंवले के बारे में। आंवला, आंवले के अंदर जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में। फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, वीक ऑफ मार्च, मार्च के पहला जो सप्ताह होगा, फर्स्ट जो वीक होगा उसके अंदर होगा। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि साहब ग्रेप्स के अंदर, किसके अंदर? ग्रेप्स। तो देखो ग्रेप्स के अंदर भी आपको याद रखना है, और ग्रेप्स में जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है मार्च अप्रैल में। कब होता है? मार्च अप्रैल के अंदर होता है। तो ग्रेप्स में मार्च अप्रैल होगा और आंवले में फर्स्ट वीक ऑफ मार्च होगा। इसके अलावा आपको फोर्थ नंबर पे याद रखना है बनाना के बारे में, कि बनाना में फ्लावर बड डिफरेंशिएशन कब होता है? तो बनाना में होता है सितंबर, मेनली स्टार्ट सितंबर में हो जाता है, लेकिन सितंबर से लेके वो अप्रैल तक चलता रहता है। कब तक चलता रहता है? अप्रैल। तो सितंबर से अप्रैल तक यहां पर क्या चलता रहेगा? फ्लावर बड डिफरेंशिएशन। और लास्ट आपको याद रखना है फिफ्थ नंबर पर पाइनएप्पल। क्या याद रखना है? पाइनएप्पल। देखो पाइनएप्पल के अंदर या बात करें तो जो 40 लीफ स्टेज आएगी, 40th लीफ स्टेज, उस टाइम पे क्या होगा? फ्लावर बड डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये आपका जो फ्लावर बड डिफरेंशिएशन के जो टाइम्स है वो होते हैं कंप्लीट। अब देखो एक और छोटा सा टॉपिक है बियरिंग एज ऑफ फ्रूट्स, यानी अलग अलग फ्रूट प्लांट की बियरिंग एज। बियरिंग एज ऑफ फ्रूट्स, यानी जो फ्रूट्स हैं उनकी फ्रूट ट्री, यानी जो फ्रूट ट्रीज हैं उनके अंदर जो फलन की आयु है, यानी कि वो फल कब देंगे, बियरिंग एज क्या है उनकी, वो आपसे कई बार पूछता है एग्जाम। तो 2-5 फ्रूट ट्रीज हैं मेन उनको अपन लिख लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं पपीता के बारे में। पपाया के बारे में सबसे पहले बात क्यों करी? क्योंकि जो पपाया है वो सबसे जल्दी फ्रूटिंग में आएगा, सबसे जल्दी। लगभग 1.5 वर्ष का जो पौधा होता है, ये 1.5 वर्ष का पौधा, 1.5 ईयर जो पौधा होगा, ये बियरिंग में आ जाता है। इसके बाद सेकंड अपन बात करते हैं ग्रेप्स के बारे में। किसके बारे में बात करें? ग्रेप्स के बारे में बात करते हैं। तो जो ग्रेप्स है मेरे दोस्तों, ये लगभग 3 साल में, 3rd ईयर ये क्या होंगे? ये बियरिंग में आना स्टार्ट हो जाते हैं। देखो 3rd नंबर पर अपन बात करें तो देखो इसमें चौथे साल, भाई 1.5 ईयर के बाद में अपन ने बात करी 3 ईयर में ग्रेप्स। अब बात करेंगे चौथे साल के अंदर। तो देखो चौथे साल में 4th ईयर में एक तो गुआवा, एक सपोटा, एक आपको याद रखना है सिट्रस। ठीक है, कौन कौन से बताए मैंने? गुआवा, सपोटा, एक सिट्रस जितने भी फ्रूट्स हैं, और पीच के अलावा पाम। ये सारे के सारे फ्रूट ट्री 4 साल में, कितने साल में बियरिंग में आ जाता है? 4 साल की एज में बियरिंग में आ जाएंगे। इसके अलावा देखो मैंगो और लीची, मैंगो एंड लीची की बात करते हैं, और मैंगो और लीची जो फ्रूटिंग में आते हैं वो आते हैं 5th ईयर। 5 ईयर के अंदर ये किस में आएंगे भाई? फ्रूटिंग में आएंगे। इसके अलावा देखो बात करते हैं पियर की, नाशपाती के बारे में। पियर आती है 6th ईयर में, जब उसकी एज 6 साल हो जाएगी लगभग, तब वो फ्रूटिंग में आती है। और जो एप्पल होगा, एप्पल आता है 7 साल में। कितने साल में? 7 ईयर में। और लास्ट याद रखना एक आप वॉलनट। क्या याद रखोगे? वॉलनट लगभग आता है 10 साल में। कितने साल में आएगा? 10। ठीक है, तो वॉलनट 10 साल के अंदर किस में आएगा? फ्रूटिंग के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये जो बेसिक पोर्शन है वो लगभग मैंने आपको करा दिया। अब अपन जो आगे टॉपिक्स स्टार्ट करेंगे कोई अच्छा सा, और टॉपिक्स को अपन पढ़ने वाले हैं। आज अपन ने देखो सबसे पहले जो बात करी है वो क्लासिफिकेशन ऑफ द फ्रूट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्लोइडी, और मैंने आपको बताया कि 2 प्रकार के होंगे, ऑटोपोलिप्लोइड, ठीक है, ये, और दूसरा एलोपोलिप्लोइड। यानी पॉलीप्लोइडी के बेस पे बात करी हमने, तो ऑटोपोलिप्लोइड और एलोपोलिप्लोइड, इसके भी अपने क्लासिफिकेशन देखे, एग्जांपल्स देखे। इसके बाद में मेजर
पिगमेंट्स प्रेजेंट इन फ्रूट क्रॉप, यानी फ्रूट क्रॉप्स के अंदर जो जो मेजर जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में हमने बात करी। जैसे हमने बात करी कि ऑरेंज है, रेड कलर है, येलो कलर है, किस किस की वजह से आता है, तो ये याद रखना। स्पेशली आपको देखो, एक तो रेड कलर याद रखना, और ये रेड जो है वो अलग अलग है, इसलिए आपको याद रखना है एंथोसाइनिन की वजह से तो रेड कलर पोमोग्रेनेट के अंदर है, और लाइकोपिन की वजह से जो रेड कलर है वो किसके अंदर है भाई, पपीता के अंदर, गुआवा के अंदर और टोमेटो के अंदर। तो इसमें विद्यार्थी काफी कंफ्यूज होते हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा ये याद रखना है, ठीक है। और तो आपको ज्यादा कंफ्यूजन वाला है नहीं, एक येलो कलर याद रखना, अल्टरनेट बियरिंग याद रखना आपको क्या है, और थोड़ा सा जो पोली एम्ब्रियोनी है क्या होती है, किस प्रकार से है, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है दोस्तों। आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल की क्लास में। सभी को आज के लिए धन्यवाद।